लास्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन का है ना नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर था वो डिटेल में क्या किया था, कवर करवा के लिया था। ओके, अब नेक्स्ट ये जो नर्व सेल है इसका वर्किंग मतलब नर्व इम्पल्स बॉडी में कैसे कंडक्ट किया जाता है उस चीज को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, एंड हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन देखा था नर्वस सिस्टम का, है ना, जहाँ पर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, देन हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के बारे में। ओके, तो अभी आज इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कैसे चार फेजेस, कौन सी, रेस्टिंग, डीपोलराइजेशन, देन अगेन एक्शन, पोटेंशियल और लास्टली रीपोलराइजेशन और फिर से रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो ये जो साइकिल थी वो हमने स्टडी कर दी। देन ट्रांसमिशन अक्रॉस द एक्सॉन टर्मिनल टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, वो कैसे होता है वो भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ओके, देन रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होती है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है ये भी हमने पढ़ा था। ओके, देन ह्यूमन ब्रेन को हमने डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर के साथ और उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ यहाँ पे क्या किया है, कवर करवा के लिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। वेलकम टू मेरिट होम सेंटर। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगला पार्ट, है ना। इसमें आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं सीएनएस एंड पीएनएस उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन का, है ना, नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर था वो डिटेल में क्या किया था, कवर करवा के लिया था। ओके, अब नेक्स्ट ये जो नर्व सेल है इसका वर्किंग मतलब नर्व इम्पल्स बॉडी में कैसे कंडक्ट किया जाता है उस चीज को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर ठीक है, एक बार शॉर्ट में जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ये जो डेंड्राइट्स है नर्व सेल की, ये क्या करती है, सिग्नल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, राइट। ओके, उसके बाद ये जो सिग्नल है ये कहाँ पर जाता है, सेल बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर सेंट्रली उसका न्यूक्लियस होता है ना, वहां से यहाँ पर नीचे ये जो पार्ट है एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है ये एक्चुअली क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, द लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन, वो क्या करेंगे, वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे टुवर्ड्स द साइनेप्सिस और फिर आगे वो या तो मसल को जाएगा, है ना, नर्व इम्पल्स, या फिर किसी सेल को, पर्टिकुलर इफेक्टर को जाएगा, या फिर कोई भी बॉडी के पार्ट को क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी सेल है, नर्व सेल है ना, आगे नर्व चेन होगी नर्व सेल्स की, तो उस पर क्या होगा, ये ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो नर्व इम्पल्सेस है ना कंडक्ट कैसे होते हैं बिटवीन दिस एक्सॉन्स, वो आज हम लोग सीखने वाले। ओके, सो सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट स्टेज, दैट इज द रेस्टिंग स्टेट। अभी देखो हमारे बॉडी में दो आयंस हमें इसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम। देखो अगर सोडियम आयन बाहर की तरफ है ना, ये जो एक्सॉन है, दिस एक्सॉन इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये सेल का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रही है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल टॉपिक पर एक पूरा क्या किया है, अलग से प्लेलिस्ट है, उस पर हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में कवर करवा दिया था, राइट। तो उसमें हमने सीखा था कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ऊपर की तरफ हेड है, और तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हेड प्रेजेंट होता है और उसके नीचे की तरफ टेल होती है, राइट। सो अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, हेड एंड उसकी रिस्पेक्टिव टेल। यहाँ पर बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज द आयन चैनल्स। ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज प्रोटीन्स आर योर आयन चैनल्स। यहाँ पर मैं आपको लिखवा कर देती हूँ। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या ली थी, इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है। तो उसमें से ही ये जो आयन चैनल प्रोटीन्स है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है यहाँ पे,
आयंस का, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, और अंदर की तरफ अगर मतलब ये एक्सॉन है, एक्सॉन में यहाँ पे बाहर की तरफ बहुत ज्यादा सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर की तरफ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ अगर पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो अंदर की तरफ जो पोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्टिंग फेज, ठीक है। मतलब ये रेस्टिंग फेज कब चलता है और ये कहां तक होता है ना। देखो, जब कोई भी इंपल्स हमारी नर्व सेल कैरी नहीं कर रही है तब क्या हो रहा है, ये रेस्टिंग फेज जो है वो चलता रहता है, ठीक है। ओके, डीपोलराइजेशन मतलब जैसे ही सेकेंड स्टेज, अ स्टिमुलस ओपन्स दिस सोडियम आयन चैनल्स, मतलब स्टिमुलस जैसे ही सेल बॉडी में एंटर करवा देता है ना, एक थ्रेशोल्ड हिट होता है। मतलब स्टिमुलस कितने अमाउंट में आ रहा है और क्या वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पा रहा है। अगर उसका थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले जो भी आयन चैनल्स है, ठीक है, ये आयन चैनल्स जो है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, सोडियम आयंस को मूव करवा देते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन क्या होंगे, अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी ये जो नेगेटिव आयंस है, मतलब अंदर की तरफ जो नेगेटिव पोलैरिटी होगी, अभी वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो चीजें हैं ये एकदम से होते जा रही, ठीक है। अगर नर्व इम्पल्स मतलब आपका जो सिग्नल है, स्टिमुलस है, वो अभी यहाँ पर है ना, इस वाले पार्ट पर है, तो स्लोली स्लोली एक एक क्या होंगे, आयन चैनल्स ओपन होंगे। तो इस पर्टिकुलर रीजन पर या फिर इस पर्टिकुलर रीजन पर ये जो सोडियम आयंस है ये अंदर की तरफ एंटर करेंगे। अभी जैसे ही सोडियम आयंस अंदर की तरफ चले गए तो क्या हुआ, जो अंदर वाली साइड थी वहां की पोलैरिटी चेंज हो गई एंड इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट डायरेक्शन, अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो, द डीपोलराइजेशन स्प्रेड टू द नेक्स्ट रीजन, मतलब ये डीपोलराइजेशन का जो स्टेज होता है ये क्या होता है, शिफ्ट शिफ्ट होते रहता है, मतलब ये ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग। ओके, दिस इज द नर्व इम्पल्स दैट ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन। ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है ना, पहले क्या थी, पोलराइज स्टेट थी, पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ, नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ, पोलैरिटी फिक्स थी। लेकिन अभी क्या हो रही है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब ये जो डीपोलराइजेशन चल रहा है ये क्या करता है, कंटिन्यूअस आगे की तरफ मूव करता है, और इसको ही एक्चुअल में हम लोग इम्पल्स, नर्व इम्पल्स नाम से क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है ये जो रीपोलराइजेशन है, अभी इस स्टेज में क्या हो रहा है, पहले हमारे सोडियम आयन चैनल्स क्या हुए थे, ओपन हुए थे। अभी हमारे कौन से वाले चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम वाले, ठीक है। ओके, अभी ये जो के प्लस आयन चैनल्स है ये ओपन होने के बाद जो के प्लस आयंस है वो मूव आउट होंगे, है ना। तो इनसाइड इट बिकम्स अगेन नेगेटिव। ये जो पोटेशियम आयंस है जो बाहर की तरफ चले गए थे, क्यों, क्योंकि सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ रहे थे, राइट। तो अभी फिर से सोडियम आयंस क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे, मतलब पोलैरिटी क्या होगी, अभी फिर से रिवर्स होगी, अंदर की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी होगी और बाहर की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। ओके, तो ऐसे ही आपका क्या रहेगा, ये नर्व इम्पल्स क्या रहेगा, ट्रांसमिट होता रहेगा। और अगर सपोज कर लो कि नर्व इम्पल्स अभी यहाँ तक है ना, तो यहाँ पर पीछे मतलब यहाँ पर आपका एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, तो यहाँ पे फिर से पीछे की तरफ क्या चलेगा, आपका रीपोलराइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब पोलैरिटी अगेन क्या होगी, रिस्टोर होगी, ठीक है। चल, और ऐसे ही जब ये नर्व इम्पल्स पूरा यहाँ तक ट्रांसमिट हो जाता है तब यहाँ पर फिर से क्या आएगा आपको, रेस्टिंग फेज। तो एक ये साइकिल जैसा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट, सेकेंड क्या होगा, डीपोलराइजेशन, थर्ड होगा एक्शन पोटेंशियल, फिर से आएगा आपका रीपोलराइजेशन, पोलैरिटी अगेन क्या होगी, रिस्टोर होगी, और यहाँ पर लास्टली आपका फिर से जो रेस्टिंग फेज था वही क्या होने वाला है, रिस्टोर होगा, ठीक है। चल, ओके,
तो हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये नर्व इम्पल्स जो जनरेट किया है ये बाहर की तरफ, है ना, एक्सॉन टर्मिनल से बाहर की तरफ कैसे जाएगा, दूसरे नर्व सेल को कैसे मिलेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो, अभी नर्व इम्पल्स जो है हमारा, इट हैज बीन रीच एट द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल। ओके, जैसे ही वो वहां पर क्या होता है, पहुंच जाता है, तो कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं, अगेन मैंने जैसे कहा था, ये पूरी जो सेल है ये किससे बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। तो इस पर प्रोटीन्स होंगे, तो जैसे आयन चैनल्स थे सोडियम और पोटेशियम के, वैसे यहाँ पर किसके आएंगे, कैल्शियम के। ठीक है, ओके। तो ये जो कैल्शियम आयंस के चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और इसकी वजह से कैल्शियम आयंस एंटर कर देते हैं इनटू योर एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर की तरफ एंटर होंगे तो यहाँ ये जो सर्कुलर फॉर्म में बॉडीज हमें दिख रही है, दीज आर नोन एज योर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर नर्व जो एंडिंग्स है, यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल है, वहां पर ये क्या होते हैं, वेसिकल के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड विथ वेसिकल्स रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर की तरफ जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं ना, दिस न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ से, यहाँ से। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर जो एंडिंग है एक्सॉन टर्मिनल की, वहां से ये रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर बीच में जो गैप है ना, यहाँ से ये डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, ये जो गैप प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, और ये जो बीच वाली स्पेस होती है इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। ओके, सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, ओके। अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं टू द रिसेप्टर ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो भी अगला नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वहां पर प्रेजेंट रहेंगे इसके रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। देखो क्या हो रहा है कि एक ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये पर्टिकुलर केमिकल है ना, तो ये केमिकल जाके पर्टिकुलर वो जो उसका रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होगा, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। क्योंकि क्या होगा, वरना तो कोई भी मॉलिक्यूल आकर इस रिसेप्टर को बाइंड हो सकता है, कोई भी अंदर जा सकता है ना, थ्रू दिस डेंड्राइट्स और अनदर पार्ट्स ऑफ दैट नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट क्या रहते हैं, हमारे रिसेप्टर। ओके, सो जैसे ही रिसेप्टर यहाँ पर उस जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डिटेक्ट कर देते हैं, आफ्टर दैट आयन चैनल्स ओपन इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। इफ अगर फिर अगले नेक्स्ट न्यूरॉन में अगर थ्रेशोल्ड जनरेट हुआ, रीच्ड हुआ, है ना, सिग्नल्स प्रॉपरली ट्रांसमिट हुए हैं, है ना, तो एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और जैसे ही न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो फिर से वो जो अभी दूसरी हमारी नर्व सेल है, ठीक है, ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोग पहली नर्व सेल है ना, ये पहली नर्व से क्या हुआ, यहाँ पे डेंड्राइट्स ने वो सिग्नल कैप्चर कर लिया, है ना, अंदर की तरफ डिफ्यूज कर लिया, उससे ये जो एक्सॉन है यहाँ पर हमने नर्व इम्पल्स क्या किया, जनरेट किया, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अभी सेकेंड, मतलब अगर हम लोग कंसिडर करें कि सेकेंड न्यूरॉन है ना, तो सेकेंड न्यूरॉन में क्या हो रहा है, तो अभी हमने कंसिडर कर लिया कि ये है सेकेंड न्यूरॉन। तो सेकेंड न्यूरॉन में भी जब, है ना, ये साइनेप्सिस से जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां से जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए और दूसरा नर्व सेल उसको क्या कर देगा, डिटेक्ट कर देगा थ्रू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट, तो वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, केमिकल्स रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टली एक ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा है हमारे कि ये जो सेल बॉडी होती है यहाँ पर वो जो सिग्नल होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो है केमिकल इम्पल्स। ठीक है, जैसे ही ये एक्सॉन के थ्रू जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट। और एक्सॉन टर्मिनल से जैसे ही वो फिर से बाहर की तरफ जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इनटू केमिकल इम्पल्स।
तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसके लिए हमारे बॉडी में ये जो आयंस है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनको लगने वाली प्रिकर्सर्स क्या है, उनका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में लगता है ना। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, हम जो सॉल्ट्स खाते हैं कॉमन सॉल्ट्स वगैरह, उनमें ये सब आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम भी हमें बहुत ज्यादा लगता है ना। हमारी बॉडी ऐसी है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें कैल्शियम यूटिलाइज करना पड़ता है। तो उनमें से हमने यहाँ पर देख लिया एक कैल्शियम का रोल, ठीक है। ओके ओके, तो हमें एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि क्या होता है, कैसे नर्व इम्पल्सेस या फिर हमारी नर्वस सिस्टम पूरी की पूरी वर्क करती है, ठीक है। स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है वो किसी रिसेप्टर से बाइंड होता है, देन वो रिसेप्टर थ्रू दी मोटर न्यूरॉन्स, है ना, मोटर या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन से वो जो इम्पल्स है वो किसकी तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, फिर ब्रेन में एक्चुअल आपका रिस्पॉन्ड जो है वो इम्पल्सेस के फॉर्म में जनरेट होगा, फिर इट विल कंडक्ट थ्रू मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, एंड एक्चुअल में रिस्पॉन्स जो है वो पूरा का पूरा परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ओके, अभी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में जो एक छोटी सी स्टेप होती है वो क्या है, यहाँ पर स्किप की गई है, ठीक है। ओके, देखो सर, रिफ्लेक्स एक्शंस आर दी सडन एक्शंस, है ना, जो ऑटोमेटिक होती है और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टुवर्ड्स दी स्टिमुलस, ठीक है। और इसमें हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है। ओके, चल तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। ओके, सपोज कर लो कि आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, है ना, एकदम सा टच किया है और जानबूझकर नहीं हुआ है ना, तो देखो क्या होगा, जो स्टिम्युलस है ना, मतलब अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो हीट आपका क्या हुआ, स्टिम्युलस हुआ, राइट। तो ये जो हीट है ना, ये हीट स्टिम्युलस आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले पर्टिकुलर वो पार्ट पर जो रिसेप्टर्स है वो उसको क्या कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे। ओके ओके, सो दिस रिसेप्टर जनरेट्स एन इम्पल्स, ठीक है। दिस इम्पल्स इज कैरिड आउट बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स वो जो इम्पल्स उन्होंने क्या किया है, कंडक्ट किया है, ठीक है, वो टू फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो इम्पल्स क्या किया है, रिसीव किया है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो, कायदे से स्पाइनल कॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसको वो ब्रेन की तरफ क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वही एक पॉइंट स्किप किया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो है वो इंटर न्यूरॉन्स खुद से ही क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस जनरेट करते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड्स दी मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ओके, अभी ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जो पार्ट मतलब जहां पर आपने स्टिमुलस रिसीव किया था, जिस पार्ट से रिसीव किया था उस पार्ट पर पर्टिकुलर इफेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स उस इफेक्टर को वो इम्पल्स जो किसने जनरेट किया था, स्पाइनल कॉर्ड ने, वो क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। तो एक्चुअल अभी आपका जो इफेक्टर्स है वो आपका जो रिस्पॉन्ड है वो एक्चुअली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, अभी ये स्टेप्स, ये जो शॉर्ट स्टेप है ना, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्यों परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर देखो, अगर हमारे इम्पल्सेस थ्रू स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन में जाते, फिर ब्रेन से अगेन रिस्पॉन्स जनरेट होकर स्पाइनल कॉर्ड तक आता और फिर वहां से वो इफेक्टर की तरफ जाता, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या जाता, टाइम जाता, ठीक है। और ये जो सडन चेंजेस है, अभी हीट मतलब देखो, अगर आपका हाथ जल रहा है ना, आपको हीट फील हो रही है, तो आप अगर वहां से हाथ जल्दी नहीं हटाओगे तो वो वहां का जो एरिया था पर्टिकुलर, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये ना हो पाए, इसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन जैसी सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो ऐसी डैमेजेस को हमें क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। चलो ओके,
तो अभी हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली हमने दो टाइप्स यहाँ पर क्या किए, बना लिए, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन टॉपिक is the one category is the central nervous system and the second one is the peripheral nervous system, ठीक है। ओके, अभी इन दोनों के जो फंक्शंस है वो अलग अलग है ही, लेकिन इनमें प्रेजेंट रहने वाले जो पार्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा अलग अलग है, ठीक है। ओके, देखो कैसे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जो मेन कंट्रोलर होता है, ठीक है, वो है आपका ब्रेन, ठीक है, और उससे रिलेटेड ही जो नीचे आपके ब्रेन से डेवलप्ड होती है वो आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि जो साइड वाला रीजन है, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, ये क्या है, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताती है, ठीक है। लेकिन आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, इट इज मेनली अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन। ओके, तो ये है आपका ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। एनसीईआरटी में अभी हमें ह्यूमन ब्रेन के ही बारे में बताया है। आगे मतलब जैसे ही आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे 11th-12th में, तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि कैसे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में नर्वस सिस्टम वर्क करती है ना, या फिर जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट भी नहीं होती, फिर भी कैसे वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे वो सराउंडिंग में जो भी होने वाली चेंजेस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो सिलेबस में है वो है ह्यूमन ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है। ओके, तो आप तो ये जो है वो साइड व्यू है और एक टॉप व्यू होता है ब्रेन का, दोनों टाइप्स की डायग्राम प्रेजेंट होती है, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो ऐसी लैटरल व्यू वाली क्या है, डायग्राम है। इसमें हमें हर एक पार्ट अच्छे से लेबल करना आना चाहिए। तो आपके लिए ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम के ऊपर 5 मार्क के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि डायग्राम ड्रॉ करो। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि इसमें लेबलिंग जो किया है, अगर सपोज करो कि डायग्राम आपको दी हुई है, ठीक है, तो इसका लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क्ड कि अगर ये मिड ब्रेन है, ये पर्टिकुलर अगर आपका सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेबेलम है, जो भी पार्ट्स हो, ठीक है, ये पार्ट्स के फंक्शन बताओ, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसे लेबलिंग करके आ सकता है कि ये ए पार्ट है, सपोज ये बी पार्ट है, तो इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे बताओ, ठीक है। अभी मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, ये ऊपर का वाला होता है सेरेब्रम, ये नीचे वाला होता है सेरेबेलम, ठीक है। तो इस दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स करवा देते हैं, इसके फंक्शंस इसको जाते हैं, इसके फंक्शंस इसको जाते हैं। इसकी वजह से हमें हर एक पार्ट के फंक्शंस भी डिटेल में लर्न होने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, और एक 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो कि ये जो ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में मतलब आंसर प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखने को भी आ सकता है। तब आप उस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करते हो, इस पर भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस, खास ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ अवर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ओके, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, दिस इज ओके, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, दिस ह्यूमन ब्रेन इज एक्सटर्नली मतलब यहाँ से बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्शन देने वाला होता है क्रैनियम, ठीक है, जो कि स्कल का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे बोनी कवरिंग्स, ठीक है, बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर आता है जो हमारे अंदर वाले जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, इसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। क्यों, क्योंकि देखो ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है, मेन कंट्रोल है। अगर ब्रेन का कुछ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, परमानेंट डैमेज होगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी जो नर्व सेल्स है, ये पूरा ब्रेन किससे बना हुआ है, नर्व सेल से बना हुआ है, राइट। तो ये जो नर्व सेल होती है ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है, मतलब
नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल्स कैसे काम करती है, अगर सपोज मेरे यहाँ पर हाथ पर कोई भी चोट आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से खून वगैरह बहेगा, है ना। ओके, थोड़ी देर में बाद वो भी बंद हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट 2-3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या होगा, यहाँ पे पूरा नया स्किन का लेयर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां की जो सेल्स है वो डिवाइड हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो भी डैमेज क्रिएट हुआ था वो क्या हो रहा है, हील हो रहा है। लेकिन ऐसा हमारे नर्व सेल के बारे में नहीं होगा, क्योंकि इट इज ए नॉन डिवाइडिंग सेल। मतलब एक बार अगर वो वहां से उसको कोई डैमेज हो गया है ना, कुछ भी हो रहा है, तो वो परमानेंट डैमेज रहेगा। मतलब वो पर्टिकुलर नर्व सेल जो भी काम कर रही थी वो अभी नहीं करेगी। तो इसके लिए हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज एन वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको बाहर की तरफ से, ब्रेन को हमने बाहर की तरफ से किससे कवर करवा के लिया है, क्रैनियम से, ठीक है। ओके, उसके अंदर की तरफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देखो यहाँ पर मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो मेनिंजेस है, दिस मेनिंजेस में 3 टाइप्स के अलग अलग लेयर्स आते हैं, ठीक है। ये जो 3 टाइप्स के लेयर्स होते हैं, दिस लेयर्स हेल्प्स टू प्रिवेंट आवर ब्रेन फ्रॉम गेटिंग एनी स्ट्रेस, है ना। मतलब क्या होगा, देखो कोई भी हिस्सा बॉडी का अगर किसी से टकरा जाता है तो इसमें वाइब्रेशंस आती है, राइट। ओके, ये जो वाइब्रेशंस है या फिर जो एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रेस जो क्रिएट हुआ है, अगर यहाँ पर कोई अंदर की तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो ये फ्लूइड उस करंट को, जो वाइब्रेशन जिसकी वजह से भी आया हो, है ना, उसको एब्जॉर्ब करके अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या करेगा, इंजरी से प्रिवेंट करेगा। वैसे ही ये जो मेनिंजेस होते हैं, देयर आर 3 डेलिकेट मेम्ब्रेन्स ओवर दी ब्रेन्स, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस इंजरी, ठीक है। कि ये जो शॉक लग रहा है या जो एक स्ट्रेस वाइब्रेशन फील हो रहा है, मतलब कहीं भी हमारा ब्रेन अगर टकरा जाए, है ना, तो उससे जो वाइब्रेशनल फोर्स क्रिएट होता है, जो भी हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस आ रहा है, उसको ये लोग क्या करेंगे, मेनिंजेस प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। ओके और ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एक्सटर्नल एरिया में भी ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका मेन काम रहता है शॉक एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है वो है हमारा सेरेब्रम। ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी पार्ट हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं उनमें से ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, चलो, तो ये जो सेरेब्रम होता है इट एक्चुअली डिवाइडेड, मतलब ये जो हमारा सेरेब्रम है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई भी एक सर्कुलर फिगर या फिर एक स्पेरिकल फिगर क्या करो, कंसिडर कर लो, उसको अगर हाफ में डिवाइड कर दोगे तो कैसा दिखेगा, वैसा ही आपका सेरेब्रम ऊपर की तरफ से, टॉप व्यू की तरफ से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ऐसा डिवीजन दिखाई देगा क्या, नहीं, क्योंकि जो डिवीजन है, ये जो हाफ्स क्रिएट हुए हैं वो उस तरफ है। हम लोग एक साइड वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, तो एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होगा आपका राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, इट इज हाईली फोल्डेड। अभी यहाँ पर ये जो रीजन है, आपको यहाँ पे बहुत ही अलग अलग फोल्डिंग्स, मतलब ये जो रीजन में हमें क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो भी ऐसी वर्म जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसको उसका फोल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गायरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फोल्डेड होता है और ये जितना ज्यादा फोल्डेड होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सेरेब्रम जो पार्ट है अपर वाला, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखो, थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी। मतलब जो भी काम है ना, सोचने वाले या फिर जहां पर हमारी मेमोरी वगैरह स्टोर होती है, यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों में दिमाग ही नहीं है, तुमको कुछ अक्ल ही नहीं है ना, तो वो कहाँ से, अक्ल कहाँ से आती है, तो ये जो सेरेब्रम है वहां से आती है, ठीक है। हमारी थिंकिंग पावर जो है, रीजनिंग पावर जो है, वो यहाँ से डेवलप्ड होती है। ओके, द नेक्स्ट इज वॉलेंटरी एक्शंस। हमारी सारी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में रहती है वो सारी की सारी यहाँ से डेवलप्ड होती है, ठीक है। देन सेंसरी एक्शंस, जैसे कि किसी भी चीज को डिटेक्ट करने, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, ये भी कौन करवाता है, ये सेरेब्रम करवाता है, ठीक है। लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फंक्शंस ऑफ योर सेरेब्रम, ठीक है।
चल, अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डाइसेफिलॉन. डाइसेफिलॉन इज द पार्ट विच इज बिलो योर सेरेब्रम. ओके, इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल 2 to 3 पार्ट्स. देखो कौन से पार्ट्स है यहाँ पर. थैलेमस एक है और हाइपोथैलेमस एक है. ठीक है, ओके. ये जो थैलेमस होता है इट इज अ रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ये क्या करेगा, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन. सेंसरी मतलब कि जो चीजें हमारी बॉडी सेंस कर रही है उसको क्या करेगा आगे की तरफ. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो बाहर का रीजन होता है. ओके, ये जो बाहर का रीजन है दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन. ठीक है, ये जो भी रीजन है बाहर का ये कॉर्टेक्स रीजन है. यहाँ पर जो भी बीच बीच में रहने वाले स्ट्रक्चर्स है इनको हम लोग बोलते हैं मेडुला. ठीक है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चरली ऐसे 2 रीजन्स होते हैं. तो वन इज कॉर्टेक्स है ना, और द वन इज मेडुलरी रीजन. ओके, हाइपोथैलेमस एक मेन हमारा ब्रेन का पार्ट है विच मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर, हंगर, देन थर्स्ट, स्लीप एंड अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस. तो हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस. आगे जाकर हम लोग जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है, तो बहुत सारे एमसीक्यू में ऐसा सवाल आता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है. मास्टर ग्लैंड इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि मास्टर ग्लैंड की और एक हेड मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड. कौन से हार्मोन्स कब रिलीज करवाने हैं, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. ये कौन बताता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स. ठीक है, वो छोड़कर भी इसके हंगर, बैलेंस या फिर टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्स्ट, स्लीप, ये भी किसके काम है, हमारे हाइपोथैलेमस के काम है. ओके, इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो है हमारा सेरेबेलम. ठीक है, सेरेबेलम इट इज लोकेटेड एट द बैक बिलो द सेरेब्रम. ये जो है वो पीछे की तरफ, ये जो पूरा सेरेब्रम है उससे नीचे और पिछले हिस्से में ये पाया जाता है. ठीक है, ओके. ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे ट्री जैसे, ट्री की ब्रांचेस कैसे होती है उससे उसके रिलेटेडली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, दिखता है विजुअली. ओके ओके, लेकिन सिमिलर नहीं होने होता. तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इट मेंटेन्स द बैलेंस एंड द पोस्चर. ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंटरी मूवमेंट्स, एंश्योर द स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स. अभी देखो आपकी एनसीईआरटी में वहां पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, एक छोटी सी 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ है, वो उसमें ये मेंशन किया है कि जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में अल्कोहल जाएगा, ठीक है, तो वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होगा. ठीक है, तो वो टुवर्ड्स ब्रेन भी जाएगा, है ना. ओके, तो ऐसा पहला पार्ट जो अल्कोहल की वजह से अफेक्ट होता है वो होता है सेरेबेलम. इसकी वजह से जो भी लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं आफ्टर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आपने अल्कोहल पी ली तो आपका जो बॉडी का पोस्चर होता है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, ओके. तो ये इसकी वजह से होता है क्योंकि सबसे पहले ये पार्ट आता है सेरेबेलम, फिर ऊपर वाले पार्ट्स आएंगे. तो सबसे पहले आपका जो बॉडी पोस्चर रहता है वो क्या होता है, हिल डुल जाता है. तो जो लोग है ना अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं रोड पर हमें दिखाई देते हैं ऐसे हिलते डुलते हुए जाते हैं. क्यों, क्योंकि वहां पर सेरेबेलम क्या है, अफेक्ट हो चुका है, वो उसका काम नहीं कर पा रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल. ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, है ना, वो है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कहाँ पर आता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आता है. इसमें देखो मिड ब्रेन भी हम कंसिडर कर रहे हैं और नीचे के जो पार्ट्स है जैसे कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके ओके, pons it is a relays the information to the cerebellum which helps in the sleep and arousal फंक्शंस. ओके, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये एक रिले सेंटर होता है. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ आ रही है उसको ये फर्दर ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या है, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ओके, देखो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी, मतलब ऐसी मूवमेंट जो हमें पता नहीं चलती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती. हमारा डाइजेशन हमारे कंट्रोल में होता है नहीं, तो वैसे ही इनवॉलेंटरी मूवमेंट जैसे कि ब्रीदिंग, हमारा ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है. हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग
एंड वोमिटिंग जैसी ये जो एक्टिविटीज है ये कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके ओके। अभी ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम के नीचे से यहाँ से अराइज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ओके यस। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कोई ऐसा अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये ब्रेन से ही क्या है नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इसके फंक्शंस जो है वो थोड़े से अलग भी होते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स की वजह से ही बना हुआ है। तो पूरी जो नर्वस सिस्टम है वो तो न्यूरॉन्स की वजह से ही बनी होती है, ठीक है ओके। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरॉन्स की वजह से बना हुआ है। ओके, इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर द सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रेन और बॉडी दोनों को कनेक्ट करने वाला, मतलब ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो क्या करना है, बॉडी तक लेके जाना है, और बॉडी से जो भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो किसकी तरफ लेके जाना है, ब्रेन की तरफ, ठीक है ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है ये। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर कर दिए है उसका एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन देखा था नर्वस सिस्टम का, है ना, जहां पर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, देन हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के बारे में। ओके, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी हमने कवर करवा के दिया था इन लास्ट वीडियो। ओके, तो अभी आज इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कैसे 4 फेजेस, कौन सी, रेस्टिंग, डिपोलराइजेशन, देन अगेन एक्शन पोटेंशियल, और लास्टली रिपोलराइजेशन, और फिर से रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो ये जो साइकिल थी वो हमने स्टडी कर दी। देन ट्रांसमिशन अक्रॉस द एक्सॉन टर्मिनल टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, वो कैसे होता है वो भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ओके, देन रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होती है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है ये भी हमने पढ़ा था। ओके, देन ह्यूमन ब्रेन को हमने डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर के साथ और उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या किया है, कवर करवा के लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा, है ना। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मोन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, प्लांट्स में होने वाली कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उनमें, वो भी हम लोग डिटेल में कवर करवा के ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड और पढ़ाई करते रहो, अपने जो भी गोल्स है वो हर दिन पेज पर लिखते रहो, जिससे आपको हर दिन रियलाइज हो कि हमारा जो गोल है वो इतना ही नहीं है, ठीक है। और सिर्फ परसेंटेज वाइज मत जाओ, आपको 10th करने के बाद अगला आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है उसको भी थोड़ा सा क्या करो, एनालाइज करो, ठीक है। ओके, चलो बाय पंकिन्स।